Hello guys, we are going to start the next heading here, refraction of light. Before it we have already studied about reflection of light. Clear? Generally this is the second part of this chapter, light. So as we know, light seems to travel along straight line. Light seems to travel along a straight line, path in a transparent medium. But what happens when light enters from one transparent medium to another? क्या होगा जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाए, क्योंकि अब तक हम पढ़े हैं सिर्फ ओनली वन मीडियम. नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हमको टू मीडियम पढ़ना है कि लाइट वन ट्रांसपेरेंट मीडियम से सेकेंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी, देन क्या होगा. क्लियर? सही है. डज इट स्टिल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन? क्या वो अभी भी स्ट्रेट लाइन मूव करेगा या फिर उसमें कोई बेंडिंग होगा या फिर किसी तरह का चेंजिंग होगा? तो ये सारी फिनोमेना को स्टडी करने के लिए हमको ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करना है, डीपली करना है. नाउ यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ ए टैंक और ए पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड. जब भी आप देखते हैं कि कोई बॉटम हो या पॉन्ड हो जो जिसमें पानी हो, कंप्लीट पानी से मतलब वाटर से फिलअप हो, तो अगर आप उसमें कुछ भी डालते हैं या फिर पानी का जो लोअर सरफेस होता है वो आपको कुछ रेज हुआ ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा. क्लियर है? सेम ये प्रोसेस आप करते हैं जब किसी ग्लास में वाटर फिल करते हैं और उस ग्लास में क्या करते हैं आप, सपोज करिए ग्लास है, ग्लास में आप वाटर फिल कर देते हैं कम्प्लीटली H2 और इसमें कोई कॉइन डालते हैं या पेंसिल डालते हैं तो आपको बेंड दिखेगा या फिर थोड़ा सा रेज ऊपर उठा हुआ दिखेगा, नॉट बॉटम पे नहीं दिखेगा. क्लियर है? These all the phenomena only happen due to the refraction of light. क्लियर है? तो ये सारी फिनोमेना हमको स्टडी करनी है. क्लियर है? अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द अपीयरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पेंसिल पार्शली इमर्जिंग वाटर. जब आप पेंसिल को पार्शली इमर्ज करते हैं, द लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इनसाइड द वाटर सिम्स टू कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शंस हियर कंपेयर टू द पार्ट ऑफ एबव वाटर. क्लियर? क्योंकि जब आप पेंसिल को जब आप किसी ग्लास में, सपोज कीजिए ग्लास है, इसमें आप पेंसिल को ऐसे इमर्ज करते हैं, पार्शली इमर्ज करना है, तो कुछ पेंसिल का पोर्शन तो ऊपर रहेगा एबव द वाटर, बट जो पार्ट इनसाइड वाटर रहेगा वो आपको बेंड हुआ वो दिखाई देगा. क्लियर? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्लियर? नाउ हियर द नेक्स्ट, दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर टू डिस्प्लेस एट द interface. For similar reason, the letters appear to be raised when seen through the glass slab placed over it. अब इसमें क्या करना है कि ग्लास के बॉटम पे या बॉटम के नीचे आप कोई अल्फ़ाबेट्स, कोई भी लेटर लिख के रख दीजिए और उसके ऊपर आप वाटर ग्लास रख दीजिए, तो ये सारी प्रोसेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा. क्लियर है? अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट हेडिंग जो कि आपका फर्स्ट था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसको हम डिफाइन करते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल डिफिनीशन क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं. एज वी हैव स्टडी इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देयर डिफिनीशन विद द हेल्प ऑफ ए सुटेबल रे डायग्राम एंड टू लॉज आर देयर. सिमिलरली यहाँ पे भी दो लॉज होंगे किसके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के. तो फर्स्ट आपका है डिफिनीशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्लियर? तो इसमें क्या होता है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट travel from one transparent material medium, when a ray of light travel from one transparent medium to another, it change its direction at the point of separation of two media. Clear? Media is clear, media is plural of medium. तो डिफिनीशन क्या था, when a ray of light travel from, सपोज कीजिए कि ये आपका मीडियम ऑफ सेपरेशन हो गया, ये आपका फर्स्ट मीडियम हो गया, ये सेकंड मीडियम हो गया, ये नॉर्मल हो गया फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए नॉर्मल हो गया. क्लियर है? अब इसमें व्हेन ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, और दोनों मीडियम क्या है, ट्रांसपेरेंट है. क्लियर है? देन व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम to another transparent medium, the direction of ray of light at point of separation of two media deviated.
अब यहाँ से डेविएट हो जाएगा इसका, या तो ये बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल या फिर अवे द नॉर्मल। क्लियर है? दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ये फिनोमेना के बारे में हम आगे भी यहाँ एक्टिविटी में पढ़ेंगे 10.7 में। इसमें क्या करना है, उस कॉइन वाले प्रोसेस को करना है जिसको कि आप एक ग्लास ऑफ वाटर में डालना है और वहाँ पे आपको कुछ स्टडी करनी है कि वो जो कॉइन है ऊपर अरेंज हुआ कैसे दिखाई देगा। क्लियर है? 10.8 भी वैसे आपको करना है, 10.9 भी करना है, आप कोशिश कीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हेडिंग आ रहा है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब क्या होता है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक 3D शेप होगा। क्लियर है? 3D शेप समझ रहे हैं ना? इस तरह 3D शेप होगा। इससे आपको क्या करना है, रे ऑफ लाइट को पास करना है और इससे आपको रिफ्रैक्शन समझाना है। समझ में आ रहा है? To understand the phenomena of refraction of light through a glass slab, let us consider and do an activity। एक्टिविटी आपको करना पड़ेगा। तो ग्लास स्लैब याद रखिए 3 डायमेंशन शेप होगा और यहाँ पे आपका ये जो प्रोसेस है ग्लास स्लैब वाला स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब। क्लियर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो इस एक्टिविटी में जनरली आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। क्लियर? ये आपका एक्टिविटी है, नीचे हेडिंग देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो ये आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है जिससे आपको की रिफ्रैक्शन के बारे में बहुत ही ध्यान से समझना। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए बी सी एंड डी, ये आपका एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। क्लियर है? जो कि ट्रांसपेरेंट है। क्या है? ट्रांसपेरेंट। क्लियर? इससे अब हमको रिफ्रैक्शन को कैसे समझना है। फर्स्ट, लाइट यहाँ ई से स्टार्ट हो रहा है, इन ई से स्टार्ट हो रहा है और ई से कहाँ पे, ओ पे स्ट्राइक कर रहा है। ओ जो हो जाएगा एक स्ट्राइकिंग पॉइंट हो जाएगा टू दिस ग्लास। क्लियर? रेक्टेंगुलर ग्लास। एंड यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट मीडियम एंड दिस रेक्टेंगुलर स्लैब इज नोन एज सेकेंड मीडियम। तो एयर भी ट्रांसपेरेंट है, ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है और दोनों ही क्या है, डिफरेंट मीडियम है। ठीक है? और एयर अगर आप देखेंगे और ग्लास देखेंगे, दोनों की अगर कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा एयर इज रेयरर देन ग्लास। क्लियर है? इन अदर वर्ड ग्लास इज डेंसर देन एयर। क्लियर? तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं रेयरर मीडियम और इसको लिख सकते हैं डेंसर मीडियम। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। सो नाउ द नेक्स्ट, एज वी मूव forward, when a ray of light EO strike on this rectangular glass slab at point O, clear है? Means when light travel through one medium that is transparent to another medium, clear है? Then at the point of separation of two media is plural of medium, it deviates from its original path। क्लियर है? ओरिजिनल पाथ देखिए, अगर लाइट ई ओ जो है अगर डायरेक्टली पास होता तो ये जो डॉटेड लाइन आपको आगे बनाया गया इस तरह से निकल जाता है। बट हियर वी आर गोइंग थ्रू ए रेयरर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम। क्लियर है? ए रेयरर मीडियम क्या है? एयर है इन कंपेरिजन ऑफ ग्लास। व्हेन ever a ray of light passing through a rarer medium to denser medium, it bends towards the normal की तरफ। ये देखिए लाइट आ गया, झुक गया ना, तो यहाँ से O से O डैश तक आ गया लाइट। इधर एनी प्रॉब्लम? अभी ये डेंसर मीडियम में ही जा रहा है। ये EO जो था ये रेयरर मीडियम में था, तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जैसे आया किस तरफ बेंड हो गया, ये अंदर वाले नॉर्मल की तरफ। क्लियर है? और यहाँ पे देखिए आप इंसिडेंट एंगल हो गया और यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल हो गया। क्लियर है? रिफ्लेक्शन एंगल नहीं, रिफ्रैक्शन एंगल। इधर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, जब कभी भी whenever a ray of light passing through a rarer medium to a denser medium, it always bends towards the normal। क्लियर है? नॉर्मल की तरफ वो क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। इन दिस केस एंगल आई
इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंगल आर। क्लियर है। देखिए नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा तो एंगल आर तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा ना। गुड। नाउ अब यहाँ पे देखिए व्हेन लाइट ट्रैवल थ्रू दिस डेंसर मीडियम ओ टू ओ डैश। क्लियर है। अब एट दिस पॉइंट ओ डैश ये क्या होगा, वंस अगेन डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है। क्लियर है, क्योंकि ग्लास से नीचे एयर में जा रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। देन यहाँ पे अब कंडीशन बदलेगा, पहले हमने रेयरर से डेंसर में गए, अभी डेंसर से रेयरर में जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे व्हेन एवर ए रे ऑफ लाइट passes through a denser medium to rarer medium, clear है, then it bends away from the normal। यहाँ से ओ डैश, ये डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट है, ओ डैश पे स्ट्राइक किया, ओ डैश पे स्ट्राइक करने के बाद ये किस मीडियम में आ गया, रेयर मीडियम में आ गया। किस मीडियम से, डेंसर मीडियम से। अभी ये जो नॉर्मल है आपका ओ डैश एम, इससे ये दूर जाएगा, मीन्स व्हेन एवर ये रे ऑफ लाइट passes through a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal। is there any problem? No problem। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर कोई इमेजिनरी लाइन ड्रा करें फर्स्ट कंडीशन से, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिखा जा रहा है ओ एल एंड देन एल पी, दिस लाइन इज ए डॉटेड लाइन, मीन्स एक इमेजिनरी लाइन है। अगर ये ऐसा स्ट्रेट लाइन आता तो ये ऐसा हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, दिस इज नोन एज इमर्जेंट रे। क्लियर है। ओ डैश एच इज नोन एज इमर्जेंट रे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और ऊपर जो लाइट स्ट्राइक किया दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? और इस फिनोमिना में कितनी टाइम रिफ्रैक्शन हुआ है, अब आप देखिए फर्स्ट टाइम तो ओ पे, पॉइंट ओ पे हुआ है, सेकेंड टाइम ओ डैश पे हुआ है, यानी 2 टाइम रिफ्रैक्शन हुआ है। फर्स्ट टाइम में रेयरर टू डेंसर मीडियम लाइट पास कर रहा है एंड सेकेंड टाइम में डेंसर टू रेयरर मीडियम। क्लियर है। तो ये आपको टोटल लिखना है लैंग्वेज में। इसमें आपको कंसीडर करना है एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ए बी सी डी। क्लियर है। इसमें एक लाइट इंसिडेंट करानी है और लाइट इंसिडेंट कराने के बाद उसकी प्रोसेस लिखना है। पॉइंट 1 पे लेट अस कंसीडर इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन दिस रेक्टेंगुलर स्लैब ए बी सी डी एट पॉइंट ओ ऑफ साइड ए बी। क्लियर है। आफ्टर स्ट्राइकिंग इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज लाइट ट्रैवल थ्रू rarer to denser medium। clear है। in this case angle I is always greater than angle R, but then light passes through this rectangular glass slab to the surface AB to the surface CD at and strike at point O dash। clear है। at this point means O dash, light once again goes through refraction, means denser medium to rarer medium। in this case light bends away from the normal। clear, and emerging as O dash H। clear है। and here O dash M is normal for this next medium and O dash M is normal for this glass medium, means first medium। in this case second case, clear है। in this case angle I is always less than angle R। clear है, क्योंकि R देखिए बड़ा है। एंड इमरजेंट रे यहाँ पे जो हो गया आपका जी एच, या फिर आप इसको ओ डैश एच भी बोल सकते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपको देखना है नाउ इन दिस फिगर एज यू कैन सी फिगर 10.10 में आपने क्या देखा, एरे यू जो कि यहाँ पे ई था और ये ओ है। ठीक है। एरे यू इज ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन द सरफेस ए बी कॉल्ड इंसिडेंट रे, जिसको इंसिडेंट रे बोल दिए। क्लियर है। ओ डैश इज द रिफ्रैक्टेड रे। ओ और ओ डैश जो है रिफ्रैक्टेड होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन का प्रोसेस वहीं से स्टार्ट हुआ, पॉइंट ओ से। क्लियर है। ओ डैश एच इज द इमरजेंट रे। यहाँ पे ओ डैश एच जो है इमरजेंट रे है, जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं। यू मे ऑब्जर्व दैट, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो इमरजेंट रे है ओ डैश एच इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ये जो आपका इंसिडेंट रे है एल एम, जो कि वहाँ ई से पी तक आया हुआ है। क्लियर है। वाई दिस हैपन, यहाँ पे आपको यू मे ऑब्जर्व दैट द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू the direction of incident ray। why does it so?
the extent of bending of the ray of light at the opposite parallel faces AB and CD। क्लियर है, जो कि ग्लास का ही सरफेस है of the rectangular glass slab is equal and opposite। clear है, this is why the ray emerges parallel to the incident ray, however the light ray is shifted sideways slightly। क्योंकि यहाँ पे देखिए कि जो इंसिडेंट रे जो है वो स्लाइटली शिफ्ट तो जरूर हो गया बट इमरजेंट रे के पैरेलल हो गया। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मीडियम जो यूज किया गया रेगुलर यूज किया गया। तो ये प्रोसेस आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई इमरजेंट रे बिकम्स पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे वन लाइन में आपको आंसर देना होगा, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ये आपका फिनोमेना था refraction of light through a rectangular glass slab। is there any problem? I hope there is no problem। next heading की तरफ हम बढ़ते हैं। now here the next heading, as you can see we have studied just before refraction of light। whenever a ray of light passing through a transparent medium to another, it bends at the point of separation of two media। clear है, media is plural of medium। एंड देन देर आर टू रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस टू रूल्स को हमको पढ़ना है हियर एज द फॉलोज। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट जैसे आपने इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा सेम है यहाँ पे। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, वहाँ रिफ्लेक्टेड रे था। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया at the point of incidence all lie in the same plane। मतलब जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्रैक्टेड रे होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है, वो क्या होता है सभी एक ही प्लेन में लाई करता है। किस प्लेन में लाई करता है? और वो पॉइंट ऑफ क्या होता है आपका? इंसिडेंट होता है। क्लियर है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेकेंड जो रूल होता है इसमें आपको एक नया रूल देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। वहाँ पे सिर्फ एंगल आई था जिसको इंसिडेंट एंगल बोलते थे, यहाँ पे भी एंगल आई है बट उसका रेशियो हम साइन के साथ लेंगे। ठीक है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। यहाँ पे सपोज कीजिए कि अगर इंसिडेंट एंगल आई है, रिफ्रैक्टेड एंगल आर है, देन साइन के साथ उसका रेशियो लेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस पूरे लॉ को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। क्लियर है, और ये स्नेल्स लॉ जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रू होगा व्हेन द वैल्यू ऑफ आई मीन्स इंसिडेंट एंगल जस्ट वेरीज बिटवीन 0 to 90 डिग्री। क्लियर है, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हमने बताया कि इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जैसे आपने अभी पढ़ा ना, एयर से लाइट ग्लास में गया, ग्लास से पुनः एयर में गया। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इसको हम म्यू भी लिख सकते हैं, म्यू। क्लियर है, एंड अब द ये आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने को मिलेंगे जिसको कि आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हेडिंग है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी आप पढ़े हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में जो कांस्टेंट आया उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं टू द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बट यहाँ पे कुछ डिफिनीशन दिया गया, जैसे कि आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा है, व्हेन every ray of light travels obliquely from one transparent medium to another will change its direction in the second medium। The extent of the change in the direction that take place in the given pair of media may be expressed in the terms of refractive index, जो कि आपका sin i अपन sin r इज इक्वल टू म्यू, जो कि कांस्टेंट था। क्लियर है, उसका जो रेशियो हम लेते हैं दैट इज नोन एज, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू आती है। क्लियर है, अब यहाँ पे देखना है द कांस्टेंट अपेयरिंग टू द राइट हैंड साइड, जो कि हम आपको बताएं जिसको कि हम एक्चुअली म्यू लिखे थे। क्लियर है, कांस्टेंट लिखा हुआ था, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
and refracting index can be linked to an important physical quantity. The relative speed of propagation of light in different media means propagation of light in a medium। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट जो होता है प्रोपेगेट करता है, उसकी स्पीड होती है इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हाईएस्ट स्पीड होती है वैक्यूम में। और जैसे जैसे आप डिफरेंट स्पीड में जाएंगे, मतलब डेंसर मीडियम की तरफ जाएंगे, लाइट वैक्यूम के बाद एयर में, एयर के बाद ग्लास में, ग्लास के बाद वाटर में, तो उसकी लाइट जो होगी नॉर्मली डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होगा, मतलब मार्जिनली डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे आपका जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी लाइट की स्पीड जो होगी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती जाएगी। क्लियर है, यहाँ पे दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया एज गिवन बिलो। अब यहाँ पे कुछ आपको कॉलम दिए जाएंगे और उसकी आपको सारी चीज़ें निकालनी होगी। यहाँ पे देखिए कंसीडर एरिया ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, और यहाँ पे दोनों मीडियम जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका मीडियम है, फर्स्ट मीडियम इज एयर, सेकंड मीडियम इज ग्लास। यहाँ पे देखिए एयर टू डेंसर जा रहा है तो लाइट किधर बेंड होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, किधर टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आपको दिखाया गया लेट v1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, यहाँ पे दिखाया गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन यानी एयर में कितना है v1 है। अगर यही स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम में अगर v2 हो जाए तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मीन्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम is given by the ratio of speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2। तो यहाँ पे आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। जब भी आपको यहाँ पे n21 लिखा जाएगा या फिर μ21 लिखा जाएगा, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो इसमें क्या करना है, आपको 1 को न्यूमरेटर में डालना है, उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो होगी उसको न्यूमरेटर में डालना है, और सेकंड वाले में सेम प्रोसेस करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। सिमिलरली अगर आपको यही क्वेश्चन अपोजिट कर दिया गया, क्लियर है, अपोजिट कर लिया गया यानी कि अब आपको पूछा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू 2, तो इस डिनोमिनेटर को आप नोमिनेटर में ले जाएंगे, नोमिनेटर को क्या कर लेंगे डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पे दिखाया गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। नाउ एज यू कैन सी इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम, अगर आपको बोला जाए मीडियम 1 जो वैक्यूम है या एयर है, ठीक है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर विद द रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। यानी कि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अगर आपका मीडियम 1 जो है वो या तो वैक्यूम हो या फिर एयर हो, क्लियर है, विथ रिस्पेक्ट टू 2, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी कि फर्स्ट मीडियम, उसी को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एज यू नो लाइट की स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और जनरली उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, c से। इज देयर एनी प्रॉब्लम। नाउ यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, यहाँ पे दो मीडियम लेके किया गया है सिंपली। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जिसको कि हम c से डिनोट करते हैं, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, जिसको कि हम v से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज सिंपली कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एब्सोल्यूट कब होता है, जब एक जो फर्स्ट मीडियम हो क्या हो, या तो वैक्यूम हो या फिर एयर हो। तो सेकेंड मीडियम के रिस्पेक्ट में उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे कुछ टेबल दिया गया है नीचे, जिसमें कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स
इन डिफरेंट मीडिया दिया हुआ है, इसको आपको मेमोराइज करना है। एज यू कैन सी हियर, मटेरियल मीडियम एंड देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मटेरियल मीडियम जो आपका एयर है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 है। देन आइस, वाटर एंड डेट, बहुत सारी चीज़ें। इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, मेमोराइज करना है। क्यों मेमोराइज करना है? बिकॉज ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एंड देन इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हम आपको बता दे रहे हैं, डायमंड होगा, क्लियर है, ग्लास होगा, अल्कोहल होगा, वाटर होगा एंड केरोसिन होगा, क्लियर है। ये जो प्रोसेस वैसे सारे इम्पोर्टेंट है, बट ये जो आपके 3-4 हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बट जब भी क्वेश्चंस में आएंगे तो वहाँ साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होता है, लेकिन फिर भी आपको याद करना है, क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप देखेंगे दिया हुआ है एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अगर कोई मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोसेस ग्रेटर मास डेंसिटी, और ग्रेटर मास डेंसिटी पोसेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि आप जानते हैं केरोसिन का हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ पे जस्ट आप एवं देख सकते हैं केरोसिन जो कि यहाँ पे है 1.044, वाटर 1.033 है। तो केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इन कंपेरिजन ऑफ वाटर। इधर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको बोला गया है एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोसेस ग्रेटर मास डेंसिटी, ग्रेटर मास डेंसिटी नहीं पोसेस करेगा। फॉर एग्जांपल केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44 इन कंपेरिजन ऑफ वाटर, ऑल्दो यद्यपि इट मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर, यद्यपि आपका जो मास डेंसिटी जो है वो क्या है केरोसिन का, लेस देन वाटर है, फिर भी ये सारी प्रोसेस वो फॉलो नहीं करिएगा। यहाँ मोर अबाउट टू नो, जिसको कि आपको पढ़ना है, समझना है, तो इसको पढ़िए, समझिए। एंड देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट हेडिंग। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको कि आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, क्लियर।